जी सर, आप बार प्रेसिडेंट रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के। क्या बार के ऊपर प्रेशर होता है कोर्ट का? कई बार तो ये भी कहा जाता है कि बार प्रेशराइज करती है जुडिशरी। दैट डिपेंड्स ऑन द चीफ जस्टिस। बार का ड्यूटी है जजों पे वाच रखना। सर, एक सवाल बड़ा अभी ट्रेंड में भी चल रहा है जज वर्मा साहब का, उस पे आपकी क्या टिप्पणी है? पहले तो यही इशू चल रहा था, जज है तो इतने पैसे उनके घर के में जले मिले तो एफआईआर होनी चाहिए। मैंने कहा कि नहीं, एफआईआर अगर इमीडिएटली अगर करने लग जाएंगे तो हिंदुस्तान में कोई जज नहीं रहेगा। ये लाइन कितनी सच्ची है? इफ यू डोंट हैव मनी, डोंट नॉक द डोर ऑफ कोर्ट। दिस इज नॉट करेक्ट कि पैसे वालों को जरा प्रायोरिटी मिल जाए। तो इंडिया के जुडिशरी सिस्टम को और देशों से अगर तुलनात्मक करें तो क्या नंबर देंगे, रैंक क्या देंगे आप वर्ल्ड वाइड? नंबर वन। सिस्टम हमारा बहुत बढ़िया है, परंतु आदमी हमारे हम खराब हैं। जब राम मंदिर का डिसीजन आया था तब बहुत लोगों ने आरोप लगाया था कि गवर्नमेंट बीजेपी की होने की वजह से कोर्ट ने फैसला एक तरफ दिया है। तो क्या वो जो आरोप था वो उसमें कहीं 1% की भी सच्चाई है? अगर ये होता तो मुसलमानों के पक्ष में कोर्ट ये क्यों बोलती कि इनको जमीन दो और इनको पैसे दो। नमस्कार, मैं हूं मोहित नारायण और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का राष्ट्र की बात में। और आज जो हमारे बीच मेहमान हैं उनको किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। हमारे बीच सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और बहुत ही सीनियर एडवोकेट श्री आदिश सी अग्रवाला जी बीच हमारे मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और जैसे कि कार्यक्रम का नाम है राष्ट्र की बात, तो जुडिशियल कुछ चीज़ें हैं जो राष्ट्र पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, जुडिशियल चीज़ें, क्योंकि सबसे बड़ी जो व्यवस्था है वो न्यायपालिका है। तो उसको लेके आज हम आपके बीच में आए हैं और कुछ सवाल हैं चंद जो हम आपसे करना चाहते हैं। सर, जो अभी नई न्यायिक व्यवस्था है, जो जुडिशियल सिस्टम है, आपको लगता है कि इसमें रेवोल्यूशन की कोई आवश्यकता है? रेवोल्यूशन गवर्नमेंट कई बार लाई है, जुडिशरी लाई है, परंतु जो रियल होने चाहिए ग्रास रूट लेवल पर वो नहीं हो गया। अगर ग्रास रूट लेवल पे मैंने प्रधानमंत्री जी को बताया था, मैंने जस्टिस चंद्रचूड़ को बताया था कि ऐसे जो हर मुकदमा ट्रायल कोर्ट का 6 महीने में और जो अपील होती है हमारी हाई कोर्ट्स में या रिट होती है वो 2 महीने में खत्म हो सकते हैं। ऐसा, पर उसके लिए ड्रास्टिक चेंजेस लानी पड़ेगी कि हर आदमी का एक ईमेल एड्रेस होगा, हर एक के पास मोबाइल होगा, रजिस्टर्ड मोबाइल होगा गवर्नमेंट के पास, और ईमेल भी, और उस पे व्हाट्सएप होगा। सब सर्विस, ये जो हम कोर्ट से कोर्ट के जो वो होते हैं नोटिफिकेशंस वगैरह जो सप्लाई कर वो करते हैं, जाके पर्सनली हैंड ओवर करते हैं, वो सिस्टम खत्म होगा। अपने आप जो मुकदमा डाल रहा है वो अपने आप जो रेस्पोंडेंट है, डिफेंडेंट है, उसके पास नोटिफिकेशन नोटिस, जो अपनी जो सूट है, रिट पिटीशन है, अपील है, उसको अपने आप उसके रजिस्टर्ड ईमेल पर और व्हाट्सएप पर भेजेगा, और उसके वो कोर्ट में भी अपना भेजेगा ऑनलाइन, और फिजिकली बाय पोस्ट कोर्ट को भेजेगा, साथ में ही दूसरी अपोजिट पार्टी को भेजेगा, और अपोजिट पार्टी भी विद इन 15 days ऑफ रिसीप्ट ऑफ दैट नोटिस अपना जवाब फाइल करेगा, और उसके 1 हफ्ते में जो पेटिशनर है, प्लेंटिफ है, वो अपना रेप्लिकेशन फाइल करेगा ओरिजिनल कोर्ट को बाय पोस्ट या फिजिकली, और ईमेल पे भी कोर्ट की और व्हाट्सएप पे भी, और दूसरी पार्टी को भी। उसके बाद जो है इश्यूज, जो अगर ट्रायल कोर्ट है तो इश्यूज जो है वो जज फ्रेम कर देगा और दोनों पार्टियों को भेज देगा। जज का मतलब जो उसके असिस्टेंट है वो पढ़ के इश्यूज जो है बनाकर दोनों पार्टी को भेज देंगे,
और अगर उनको किसी पे ऑब्जेक्शन है या एडिशनल और कोई इश्यूज फ्रेम कराना चाहते हैं तो वो लिखेंगे। केवल एविडेंस के वक्त कोर्ट में आना होगा और एविडेंस कोर्ट मैनेजमेंट ऐसा होगा कि केसेज वही लगेंगे उतने जितना कोर्ट में काम हो सकता है। अभी क्या हो रहा है कि 10-10 केसेस एविडेंस में लग रहे हैं, तो वकील क्लाइंट अपने गवाह को बुलाते नहीं, उनको पता है कि जज साहब के पास टाइम इतना नहीं होगा एक केस में भी एविडेंस पूरा लिखने का। जी। तो ये पता हो जब होता है कि हम एविडेंस बुलाएं, खर्चा करें गवाहों को लाने का, ले जाने का, उनको खाना खिलाने का, उनको परेशान होता है और उनकी एविडेंस लिखी नहीं जानी है। और 4-5 बार आके तो जो गवाह ये कहता है मैं किसी की तुम्हारी हेल्प में इससे ज़्यादा नहीं कर सकता और उसका केस खराब हो जाता है। तो कि कोर्ट के पास वही केसेज लगेंगे, उतने लगेंगे जो कोर्ट उस दिन रिकॉर्ड कर सकती है और कोई एडजमेंट नहीं होगी और उसके बाद आर्गुमेंट और जजमेंट देंगे। ये जो कई साल तक चल रहे हैं, आज हिंदुस्तान में केसेस, नंबर ऑफ केसेस इसलिए ज़्यादा है कि दुनिया को पता है एक बार केस डालकर दूसरे के खिलाफ हम स्टे ऑर्डर 10 साल 15 साल ले सकते हैं। 5,000 10,000 रुपये वकील को फीस देकर और कई साल तक। जब ये हो जाएगा कि 2-3 महीने में केस हमारा डिस्पोज ऑफ हो जाएगा, कोई झूठे मुकदमे नहीं डालेगा। जो आज फाइलिंग इतनी ज़्यादा हो रही है हिंदुस्तान में, वो कम हो जाएगी और इससे वकीलों की भी कमाई होगी, क्योंकि वकीलों को जैसा रिट है 90% के रिट्स जो हैं कोर्ट डिसमिस कर देती है पहली तारीख पे या दूसरी तारीख पे बिना दूसरी पार्टी को नोटिस दिए। परंतु यहाँ हर हालत में चाहे केस कितना भी खराब हो डिसमिसल के लायक है, परंतु रेस्पोंडेंट को, डिफेंडेंट को जवाब देने का जरूरी है। उसको जवाब फाइल करना है तो उसको जवाब फाइल करना है तो उसे वकील के पास जाना है और वकील जो है अपनी प्रोफेशनल फीस ड्राफ्टिंग की, कंसल्टेशन की वो लेगा, चाहे वो जब डिसमिस हो जाए। जी। तो अभी क्या है कि प्लेंटिव पिटीशनर के तरफ से तो फीस मिल रही है, रेस्पोंडेंट की तरफ से वकील को फीस नहीं मिली, क्योंकि 90% केसेज रिट्स या सुप्रीम कोर्ट में SLPs जो हैं वो डिसमिस पहली तारीख पे हो जाती है। उसमें मेरे वकील भाइयों को रेस्पोंडेंट की तरफ से भी फीस मिलने के रहेंगे पक्का। सर, आप सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर एडवोकेट हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में एक फाइल रिव्यू का जो सिस्टम है, इसमें कितना लाभ होता है पिटिशनर को और ये कितना ज़रूरी भी है और कितना उपयोगी है इस वक्त? देखिए, इनिशियली ये बहुत समझ के बनाया था कि भाई जजेज गलती कर सकते हैं। जब केसेस थोड़े होते थे, थोड़े केसेस होने में अगर कोई सुप्रीम कोर्ट है उस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं है तो रिव्यू करने का मौका दिया जी। परंतु आज हमारे जजेस सुप्रीम कोर्ट के पास इतने बिजी हैं कि जो मेन उनके जो SLPs या रिट पिटीशंस हैं सुप्रीम कोर्ट में, उन्हीं को देखने के लिए बहुत उनको मेहनत करनी पड़ती। एक एक दिन में 100 केस होते हैं जी, और वकीलों से ज़्यादा कानून के बारे में और उस केस के फैक्ट्स के बारे में हमारे जजेज घर से पढ़ के आते हैं जी, वकील से ज़्यादा। जो हम कितनी फीस लेते हैं, परंतु उनको वे तो ये भी नोट कर लाते हैं किस पेज पे कौन क्या चीज़ है और हमारे से वो स्पेसिफिक क्वेश्चन रेज करते हैं। तो परंतु ये पहले यूजफुल था, आज जजेज के पास टाइम नहीं है, क्योंकि रिव्यू पिटीशन उसी जज के पास जाती हैं जिन जजेज ने SLP को या रिट पिटीशन को डिसाइड कराया सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद कुरेटिव का भी एक सिस्टम है। अगर आप रिव्यू के ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं है तो आप कुरेटिव पिटीशन डाल सकती हैं, परंतु कुरेटिव में बहुत ही ग्रेव मिस्टेक है लॉ की, वही एस्पेक्ट देखा जाता है। परंतु एक सिस्टम बनाया हुआ है कि उसमें सीनियर डेजिग्नेटेड एडवोकेट का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए जो ये सर्टिफिकेट दे कि दिस पिटीशन
this curative petition is fit for filing curative petition and that involves a substantial question of law. There is a grave mistake on that. वो परंतु कोई जजेस टेक्निकली बोला जाता है 5 जजेस सीनियर जी उनको पढ़ने और उसको डिस्पोजल करने का है, परंतु व्यवहारिकता में उसमें कोई रिजल्ट नहीं आता है। और अगर मैं ये कहूँ कि ये क्यूरेटिव पिटीशन का सिस्टम इसलिए बनाया गया था कि सीनियर एडवोकेट्स को थोड़ा सा फाइनेंशियली हेल्प हो जाए। कोई नहीं देखता कि असलियत में कोई ग्राउंड है या मैं देता हूँ, मैं फ्री में देता हूँ सबका किसी भी वकील, क्योंकि मैं उसमें सर्टिफिकेट जब देता हूँ मैं कोई मेहनत नहीं करता हूँ और कोई मेरे ऊपर आँच नहीं आती है, मैं ऐसा सर्टिफिकेट देता हूँ, ये मैं किसी चार्ज में, परंतु और वकील करते हैं। और बनाया ये इसलिए गया है कि सीनियर डेजिनेट जो एडवोकेट होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ही डेजिनेट करती है, उनको पेट्रोनाइज करने के लिए, उनको फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए एक ये सिस्टम बनाया है कि भाई क्यूरेटिव का। अच्छा सर, आप बार प्रेसिडेंट रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो एक बहुत मेजर सवाल है और शायद हर जितने भी सेशन कोर्ट्स हैं या हाई कोर्ट्स हैं सभी के जो बार हैं उनके बारे में पूछ रहा हूँ, क्या बार के ऊपर प्रेशर होता है कोर्ट का? देखिए दैट डिपेंड्स ऑन द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट प्रेशर में आता है या नहीं आता है, और कई बार तो ये भी कहा जाता है कि बार प्रेशराइज करती है जुडिशरी को। दैट डिपेंड्स ऑन द चीफ जस्टिस, दैट डिपेंड्स ऑन द हेड ऑफ द जुडिशरी एट दैट डिस्ट्रिक्ट लेवल और एट हाई कोर्ट लेवल और एट सुप्रीम कोर्ट लेवल। देयर शुड नॉट बी प्रेशर, वी हैव टू वर्क इन विद कॉर्डियल रिलेशनशिप। बार का ड्यूटी है जजों पे वाच रखना, जजों की ड्यूटी है बार लीडर्स पे वाच रखना, क्योंकि बार लीडर्स भी कई बार गलत काम करते हैं। तो ये जुडिशरी की ड्यूटी है, जुडिशरी को भी बोल्ड होना है और बार लीडर्स को भी बोल्ड होना है। या जुडिशरी गलत करती है तो बार लीडर की ड्यूटी है कि उसके जुडिक्शन में अगर गलती हो रही है तो वो पॉइंट आउट करे। हमने when I was the president of Supreme Court Bar Association, we fully supported the Chief Justice Chandrachud, क्योंकि he done good job. He's taken unique steps. We wholeheartedly, whatever he proposed, we accepted. उन्होंने जो अभी कंट्रोवर्सी का इशू है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो लॉ वरांडा है उसको भी एयर कंडीशनिंग का उन्होंने हमसे पूछा, हमको बताया कि हम ये करना चाहते हैं। हमने कहा बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि हमारे वकीलों को जो है गर्मी में खड़ा होना पड़ता है। वरांडा इतना टेम्परेचर दिल्ली का कई बार 47 होता है, 48 होता है, 50 होता है, 52 तक, या बारिश भी होती है। फाइल लेके तो उन्होंने कहा कि मैं टोटल एयर कंडीशनड आपके वरांडाज को करना चाहता हूँ। हमने कहा ये बहुत अच्छा है, पर थोड़ी सी उसमें कमी रह गई। उनके विचार ठीक थे, हमने भी उनको पूरा सपोर्ट किया, पर जो लगाए जो एग्जीक्यूशन करने वाले हैं उन्होंने उनको जो शीशे के वे लगाए जो इसको कवर करने के फ्रेम, वो अंदर की साइड लगा दिए पिलर के, जबकि वो बाहर की तरफ होने चाहिए थे। अगर वो बाहर की तरफ होते तो 2 फीट हमारे वकीलों को मूवमेंट की, खड़े होने की जगह 2 फीट और जगह मिल जाती है। अब परंतु हिंदुस्तान में जब कोई ताकत में होता है सब उसको वर्शिप करते हैं। हिंदुस्तान में ये बहुत घटियापन है कि जब कोई ताकत में नहीं होता तब उसको क्रिटिसाइज करते। ये नहीं होना चाहिए। जो उन्होंने अच्छा काम किया उस टाइम किसी भी बार लीडर ने, आई वॉज द प्रेसिडेंट, मेरी सारी एग्जीक्यूटिव कमेटी के सामने चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा और हमने सबने वेलकम किया। आज वो हट गए तो ये AOR एसोसिएशन या हमारी एसोसिएशन
उनके इस काम को क्रिटिसाइज कर रही हैं और चीफ जस्टिस ने उसको हटवा दिया। कितना नुकसान हुआ, कितने पैसों का हुआ। अगर ये किसी और बाहर की एजेंसी का काम होता, कोई एग्जीक्यूटिव के ऑफिस का काम होता, लेजिस्लेचर के ऑफिस का काम होता, तो कितनी पीआईएल डल जाती, कितनी रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो जाती कि किसने गलत डिसीजन लिया, आज का गलत डिसीजन है या पहले का गलत डिसीजन है। तो क्योंकि हमारे जुडिशरी का काम तो कोई क्रिटिसाइज नहीं कर सकता। सर ये सवाल वैसे तो मैं पूछने ही वाला था, आपने जवाब दे ही दिया कि आप जब प्रेसिडेंट थे या अभी भी जो प्रेसिडेंट होते हैं, तो क्या सीजीआई साहब किसी फैसले को लेने से पहले एक कोई एडवाइस के लिए या फिर कोई मीटिंग ऐसा रखते हैं जो पूछते हों कि इस तरीके के काम? आपने हालांकि कुछ हद तक मुझे भी जवाब दिया पिछले ही क्वेश्चन में, फिर भी एक बार मैं इसे रिपीट। देखिए क्या होता है, कुछ मामले होते हैं उस कोर्ट के बारे में जो चीफ जस्टिस या डिस्ट्रिक्ट जज या हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस अपने आप ले सकता है, जो वकीलों से रिलेटेड नहीं होता। अगर उन्होंने यूनिफॉर्म चेंज करनी है हमारी, तो हमसे बिना पूछे, बार से बिना पूछे नहीं कर सकते। बार काउंसिल ऑफ इंडिया इज अवर स्टैट्यूटरी बॉडी जो सारे हिंदुस्तान के लीगल सिस्टम को कंट्रोल करती है, तो उससे पूछा जाता है कि अगर कोई यूनिफॉर्म चेंज करनी है। और उस कोर्ट में बार से भी पूछा जाता है, बार के प्रेसिडेंट से, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, अगर वहाँ का कोई चेंज करना है या टाइमिंग चेंज करना है, टाइमिंग ऑफ वर्किंग ऑफ द कोर्ट, तो वो बार के प्रेसिडेंट से पूछना है। ये नहीं कि आप कुछ ही रख दो आपको, क्योंकि जजेज और वकीलों के साथ ही कोर्ट बनती है। केवल वकीलों से कोर्ट नहीं बनती है और केवल जजों से नहीं बनती है। दोनों जब कोहेरेंस में काम करते हैं तभी काम होता है, तभी केसेस का डिस्पोजल हो सकता है। इसलिए जो हमारे जिसमें कन्वीनियंस है, हमारे से रिलेटेड है, ये रिलेटेड था क्योंकि हमको क्या, हम ऐसे गर्मी के माहौल में खड़े रहना हमारे को ज़्यादा कन्वीनियंट है, या ये एयर कंडीशनिंग वो रास्ता हो जाए वो कन्वीनियंट। तो इसलिए उन्होंने हमको पूछा मीटिंग में हमारी कि भाई हम ये करना चाहते हैं, ठीक है या नहीं। हमने सबने, केवल मैंने नहीं, मेरा वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, हर एक ने, क्योंकि दैट वाज गुड स्टेप। परंतु अब क्योंकि आज वो चीफ जस्टिस नहीं, आज कोई भी उनके एक्शंस को गलत बोल देता है। सर एक सवाल बड़ा अभी ट्रेंड में भी चल रहा है जज वर्मा साहब का, उस पे आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, जो रिपोर्ट दी है, पहले तो यही इश्यू चल रहा था कि जी जज है तो इतने पैसे उनके घर के में जले मिले तो एफआईआर होनी चाहिए थी। मैंने कहा कि नहीं, एफआईआर अगर इमीडिएटली अगर करने लग जाएंगे तो हिंदुस्तान में कोई जज नहीं रहेगा। जजों का काम है एग्जीक्यूटिव के एक्शंस को पे एक्शन लेना, उनके गलत एक्शन को क्वेश करना। किसी को गलत तरीके से बंद करा है, कस्टडी में लिया है, केस इसके झूठा लगाया है, तो उसको राहत देना। अगर इस तरीके से कि उनके यहाँ ये ठीक है कि उनके आउट हाउस में ये पैसे जले हुए मिले, परंतु वहाँ मिल जाने से ये मतलब नहीं है कि ये पैसे उनके प्लांटेड हो सकता है। प्लांटेड हो सकता है। जब उन्होंने खासकर खुद ये कहा कि ये मेरे पैसे नहीं है, कैसे आए ये मुझे मालूम नहीं है, परंतु मेरे पास हो, अगर ये मैंने खुद ही आर्गुमेंट की, मैंने खुद जो इंटरव्यूज में, प्रेस इंटरव्यू, अगर किसी के अपने पैसे होते हैं, चाहे रिश्वत के हों, आदमी ऐसे आउट हाउस में जहाँ और सर्वेंट क्वार्टर्स होते, ताला भी मान लो उन्हीं का हो, मान लो, ताला क्या होता है आजकल, कुछ भी नहीं, ताला तो कोई भी खोल दे, कोई भी उसमें लगा दे। और दुनिया जो क्रिमिनल्स हैं, जो ब्लैक मार्केटियर्स हैं,
जो रिश्वतखोर हैं वो ऐसे जगह ढूंढते हैं जहां उनके पैसे इल गोटन मनी सेफ रहे। तो देयर कैन बी ए पॉसिबिलिटी किसी स्टाफ से मिलके, सिक्योरिटी वाले से मिलके किसी ने पैसे वहां रख लिए। ये तो थ्री मेंबर इन हाउस कमेटी की जो रिपोर्ट भी आई है उसने ये नहीं प्रूव करा है, ये अपना डिसीजन नहीं दिया कि ये पैसे इन्हीं के थे। अगर इनके थे, और जो हमने सुना था कि इन्होंने ये भी कोशिश करी कि किस किस केस में डिसीजन हुए उनकी भी लिस्ट ली गई थी। अगर कोई इल गोटन मनी होती तो उन्हीं से आई होती। तो वहां से आप जो उसमें पटिशनर थे या जिसके फेवर में जजमेंट हुआ उनके इंक्वायरी करके पता चल सकता था क्या उन्होंने पैसे दिए। आखिर में मुझे नहीं लगता इस रिपोर्ट के अंदर ये नहीं आया है कि उन्होंने, जबकि ये सारे पर्टिकुलर लिए थे इस कमेटी में, उनके जो पार्टीज थी जिनके केसेस जिन्होंने डिस्पोजल किए, तो अगर उनसे लिए होते तो वो आ जाता इस रिपोर्ट में। केवल ये कह देना कि ये एरिया आपके बंगलों में है, उससे आप किसी को गिल्टी हेल्ड नहीं कर सकते। कैन इट बी पार्ट ऑफ अ रिवेंज, किसी रिवेंज, किसी कॉन्स्पिरेसी, जजमेंट का? किसी को फेवर में जजमेंट नहीं, इस कारण से भी जज वो हो सकते हैं। कई बार जजों की अपनी पॉलिटिक्स होती, कोई जज ये चाहता है कि अगर ये हटे तो मैं सीनियरिटी में आ जाऊंगा। देयर कैन बी दैट एस्पेक्ट ऑल्सो। तो अगर प्रॉपर इंक्वायरी करनी थी तो वो आपको पुलिस को आज जब इन हाउस कमेटी की रिपोर्ट आ गई उसके बाद पुलिस को हमारी जो एजेंसीज हैं, सीबीआई है या दिल्ली पुलिस है, उनको ये इंक्वायरी में देते, तब पता चलता कि ये पैसे किसके हैं, इनके तो कहाँ से आए हैं, उसको भी केस बनाना होता है जी। और किसी के हैं तो उसके पर भी केस बनाना है। इतनी पैसे कहाँ से, किस बात क्या है, इनकम टैक्स का भी केस बनता है, ईडी का भी केस बनता है। ये जो तरीका किया क्या, और मुझे नहीं लगता कि जो मिस्टर कपिल सिब्बल जो मेरे बड़ी सक्सेसर थे, मेरे बाद मिस्टर कपिल सिब्बल ही बने, उन्होंने जब ये रिपोर्ट आई जब कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। आज जब चीफ जस्टिस साहब ने ये उनको लेटर भेजा मिस्टर वर्मा को कि आप रिजाइन करो नहीं तो हम उसके लिए भेजते हैं गवर्नमेंट के पास कि इनके ऊपर इम्पीचमेंट के प्रोसीडिंग चालू करें, उस वक्त मिस्टर कपिल सिब्बल ने नहीं करा, क्योंकि उस टाइम तो करते तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नाराज हो जाते, और नाराज हो जाते तो इनकी वकालत बिल्कुल बंद हो जाती। ये तो जजेज की मर्जी पर जिंदा है, क्योंकि इतनी ज्यादा फीस लेते हैं, इतना लूट लेते हैं क्लाइंट्स को। अगर उन्हें पता चल जाए कि चीफ जस्टिस नाराज है तो इनके पास एक केस नहीं आएगा। अच्छा सर, केसेस की पेंडेंसी के ऊपर बात करते हैं कि अभी भी है केसेस की पेंडेंसी, तो उसका कुछ उपाय हो सकता है भविष्य में भी? अभी के जैसे मैंने पहले बताया आपको कि इसका सिस्टम ही चेंज, कोर्ट मैनेजमेंट होना चाहिए। आप केस 10-10 आर्गूमेंट में लगा देते हो, 10-10 एविडेंस में लगा देते हो, कहाँ से होगा? तो टाइम ही लगेगा। आपको कम से कम डेट देने के लिए, अर्जन करने के लिए भी टाइम लगाना है कोर्ट को। अगर डेट नहीं, आप 3 केसेज आर्गूमेंट में रखे हैं, 2 केसेज एविडेंस में रखे हैं, तो स्मूथली जल्दी डिस्पोजल हो। अभी वर्मा साहब वाली जिक्र हो रहा था, उसी लेगेसी में एक सवाल मैं डालना चाहता हूँ कि शायद ये भ्रम है लोगों का कि न्यायपालिका में जज भी सेटल हो जाते हैं, ऐसा वो सोचते हैं लोग, क्योंकि कुछ लोगों ने माइंडसेट किया हुआ है, वो एडवोकेट्स ही नीचे के जो बोलते हैं कि हम जज साहब से भी सेटलमेंट कर लेते हैं। तो क्या जुडिशरी में भी फिक्सिंग होती है? देखिए, आई एम सॉरी टू से 99% कोई सेटिंग नहीं होती है, परंतु दुनिया जो जज को जानते तक नहीं है वो भी ये कहते कि हम उनके बहुत क्लोज हैं। वो भी क्लाइंट से कहते कि मैं पक्का काम करा दूंगा।
और हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो इतने बेवकूफ़ हैं, उनका दिल कमज़ोर होता है, उनकी बातों में आ जाते। डरे रहते हैं पहले से ही। तो केस में क्या होना है, या तो आप केस हारोगे या केस जीतोगे, दो ही चीज होनी है। तो ये जैसे आदमी है क्रिमिनल माइंडेड, जी वो क्लाइंट से पैसे ले लेते हैं, कहते हैं मैंने जज से बात कर लिया, उनको पैसे मंगा के कहते दे भी दिए हैं, हाँ और अब एक और जज के पास एक पैसा नहीं गया, परंतु क्लाइंट जिसका काम हो गया, पैसे दिए उसने वकील को या किसी और को, उसको तो यह कि जज साहब ने पैसे लिए हैं, हाँ गई। 100 जगह वो कहता फिरेगा मैंने काम कराया जज साहब, जी। असलियत में जज साहब का एक पैसा नहीं गया। अच्छा सर, ये लाइन कितनी सच्ची है? इफ यू डोंट हैव मनी, डोंट नॉक द डोर ऑफ कोर्ट। दिस इज नॉट करेक्ट। कोर्ट्स कुछ ये कह सकते हो कि पैसे वालों को जरा प्रायोरिटी मिल जाती है, जल्दी प्रायोरिटी है उनके लिए। कोई बड़ा वकील रात के 12 बजे भी कोर्ट को पेटिशन कर सकता है और कोर्ट उसकी बात सुन लेती है। न्याय 99% हर एक को मिलता है जी परंतु कई बार जब किसी पे कोई क्लाइंट आता तो वो वकील ये बोलता तुम पक्का जीतोगे, तो बाद में जब वो हार जाता है तो क्लाइंट को ये लगता है कि मेरे साथ अन्याय है, अन्याय जी का। पर असलियत ये नहीं है। वो वकील केस लेने के लिए बोल देता है। जी जी 100% श्योरिटी दे देता है। हाँ, हाँ उससे क्लाइंट को समझता है मेरे साथ अन्याय होंगे। 99% सही निर्णय होते हैं, और इसीलिए उसके की गलती हो भी जाए, कई बार वकील प्रॉपरली केस को प्लीड नहीं कर पाया, कई बार जज के पास टाइम कम था इसलिए वो समझ नहीं पाए, ये गलती हो सकती है। हो सकती है। इसलिए अपॉर्चुनिटी अपील की है, अपील के ऊपर अपील। फॉरेन कंट्रीज में इंडिया के सिस्टम को क्रिटिसाइज है कि अपील पे अपील पे अपील इतनी नहीं होनी चाहिए, परंतु इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने एक ये रखा कि इंसान है जजेज, गलती हो सकती तो सुधरने की अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए। इसलिए कई मुल्कों में डेथ पेनल्टी नहीं है, इसी कारण से नहीं है कि अगर आपने गलती से डेथ पेनल्टी दे दी तो वो मिस्टेक कभी रेक्टिफाई नहीं हो सकती। हिंदू वर्ल्ड में एक मूवमेंट है कि डेथ पेनल्टी खत्म करो, क्योंकि जजेज भी ह्यूमन बीइंग हैं, दे कैन कमिट मिस्टेक, और जहां डेथ को किसी को मिल जाए वो पाप कभी खत्म नहीं होगा। दे कैन कमिट मिस्टेक, और जहां डेथ को किसी को मिल जाए वो पाप कभी खत्म नहीं होगा। सर आपने भी कई मुल्कों की बात की, उससे जुड़ा हुआ एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप वैसे भी कई देशों में रिप्रेजेंट करते हैं, तो इंडिया के जुडिशरी सिस्टम को और देशों से अगर आप तुलनात्मक करें तो क्या नंबर देंगे, रैंक क्या देंगे आप वर्ल्ड वाइड? नंबर 1, द बेस्ट इंडियन सिस्टम प्रोवाइडेड, या झूठ और फ्रेब। सिस्टम हमारा बहुत बढ़िया है परंतु आदमी हम खराब हैं। हमें पता होते हुए कि हमारे केस में ताकत नहीं है, हम झूठे कागज बनाकर केसेस फाइल करते, किसी को तंग करने के लिए झूठा केस फाइल करते, क्योंकि हमारा न्याय वर्ल्ड में सबसे सस्ता है। हाँ हमारे वकीलों की फीस, आम वकील की फीस वर्ल्ड में सबसे कम है, हमारी कोर्ट फीस वर्ल्ड में सबसे कम है। आप 50 रुपए की कोर्ट फीस लगा के 10 साल मुकदमा लड़ सकते हो, 5,000 रुपए खर्च करके 15-20 साल तक वकील आपका केस लड़ रहा है। ये उन बड़े वकीलों का नाम छोड़ दो जो जजों के नाम को बेच के फीस बहुत ज्यादा लेते हैं। अभी सर आपने फीस की बात की है, फीस के ऊपर मैं एक सवाल और पूछता हूँ आपसे कि कुछ हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ ऐसे वकील हैं, नामे भी बोलिए या फिर बहुत महंगे वकील हैं, मतलब एक सामान्य व्यक्ति, मुझे नहीं लगता कि जो एक नॉर्मल टैक्स पेयर भी होगा, अच्छा मिडिल क्लास का है, वो भी अफोर्ड नहीं कर सकता उनको, तो क्या उस पे लगाम लग सकती है कभी भविष्य में?
देखिए, आई एम सॉरी टू से, जुडिशरी की भी ताकत नहीं है कि उन पे लगाम लगाने की। असलियत में तो जो रूल्स हैं, सुप्रीम कोर्ट रूल्स हैं, हाई कोर्ट रूल्स हैं, उनके अंदर फीस प्रेस्क्राइब करी हुई है। हाई कोर्ट रूल्स में, हर हाई कोर्ट में सीनियर एडवोकेट की भी और नॉर्मल वकील की डिफरेंट टाइप ऑफ केसेस में उनके केसेस फीस प्रेस्क्राइब करी है। और उससे ज्यादा लेना वो गलत है, कानून के खिलाफ है। और कोई एक्शन लेना चाहे तो ले सकती है, पर तो लेने की हिम्मत कोई नहीं करता। अभी आपने देखा, ईडी ने हमारे 2 वकीलों को सुप्रीम कोर्ट के, उनको नोटिस इशू किया, क्योंकि वो अमीर बड़े वकील हैं। इसलिए सब हमारी बार एसोसिएशन, नहीं ईडी ने कैसे नोटिस दे दिया। अरे ये नहीं देखते हमारे लीडर कि किस कारण से दिया है। आप उसी सेबी के वकील हो और उसी के डिसीजन के खिलाफ आप ओपिनियन दे रहे हो दूसरी पार्टी से। इट्स ए ग्रेव mistake committed on the part of our lawyers. Professional misconduct also. When you represent an organization and then there is some decision by that organization, and after knowing that decision, you are giving legal opinion against that decision of your client. Client means organization जैसे सेबी। बट हमको प्रेशर में आके करना पड़ता है बार लीडर्स। जो बहुत हाईएस्ट पेड वकील है, क्या उनकी फीस क्वालिटी के मद्देनजर है कि जिसकी फीस बहुत ज़्यादा है वो वकील बहुत गुणवत्ता वाला है, बहुत ज़्यादा जो है क्वालिटी में उनका बहुत हाई होगी? Wrong. Those lawyers, they take adjournment to make more money because their clients are not individuals. उनके क्लाइंट इंडिविजुअल आदमी नहीं, उनके वे क्लाइंट हैं जो कंपनीज है, कॉर्पोरेट सेक्टर्स, कॉर्पोरेट है। और उसमें जो उसका मैनेजिंग डायरेक्टर है, चेयरमैन की जेब से एक पैसा नहीं जाता है जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी जेब से। इसलिए वो 20-20 लाख, 30-30 लाख, 40-40 लाख एक अप्रेंस के दे देते हैं। और अगर ना हो तो इनको आम वकील, तो आम क्लाइंट 1000 रुपए से ज्यादा नहीं दे। अच्छा सर, आपसे एक सवाल है, ये व्यक्तिगत है। आपके बार इलेक्शंस में भी आपके ओपोनेंट रहे कपिल सिब्बल साहब। कपिल सिब्बल साहब आपके ओपोनेंट रहे हैं, लेकिन वो एक पार्टी से जुड़े, कांग्रेस से जुड़े हैं, और एक कांग्रेस से तो हटा दिया गया था। राजनीतिक इतिहास है उनका एक। इतिहास होना, इतिहास तो उनका पहले जनता पार्टी के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल रहे थे जी। फिर नरसिम्हा राव जी से हमने मिलवाया, फिर वो कांग्रेस में आ गए। फिर ये जो लालू है, लालू की हेल्प ली। मेरा सवाल सर आपसे है कि आपको या आपका किसी पार्टी से समर्थन ऐसा है, कुछ किसी पार्टी को आप पसंद करते हैं? समर्थन मेरे को सारी पॉलिटिकल पार्टी इंडिविजुअल तौर पर देती है, पर मैं कभी भी किसी भी पार्टी का, ना स्टूडेंट विंग का, ना यूथ विंग का, या मेन पॉलिटिकल पार्टी का मैं कभी सदस्य नहीं रहा, ना नॉर्मल मेंबर रहा, ना एक्टिव मेंबर रहा, ना कोई पोजीशंस होल्ड करी। कभी किसी ने अप्रोच किया, किसी पार्टी ने, कि आप? कोई अप्रोच हमारे जैसे छोटे वकीलों को कोई नहीं करता। सर, एक बहुत सीनियर लीडर के तौर पे आपने देश में काम किया है, तो कभी ऑफर आया? कोई अप्रोच, कोई ये जो कहते हैं ना ये लीडर कि
उस पार्टी ने मेरे को अप्रोच करा, ये बिल्कुल झूठ बोलते हैं। पार्टी किसी को अप्रोच नहीं करती। जो ये भिखारी होते हैं जो उस पार्टी में ज्वाइन करना चाहते हैं वो खुद अप्रोच करते हैं और पब्लिक में ये बोलते हैं कि उन पार्टी वाले चिपट गए। अच्छा। किसी को जितने ये कह देते हैं मैंने रिजाइन कर दिया फलानी पोते, सब झूठ बोलते हैं। ये सिचुएशंस होती हैं। हटाया जाता है, अच्छा। उनको कह देते हैं कि तुम अपने आप अपनी इज्जत बचाने के लिए रिजाइन कर दो, नहीं तो हम तुम्हारे को डिसमिस करते हैं। मैं 4 स्टेट का एडिशनल एडवोकेट जनरल रहा हूँ जी। जब ये चीफ मिनिस्टर ने रिजाइन किया, उन्हें रिजाइन किया, गवर्नर के पास रेजिग्नेशन चीफ मिनिस्टर का जाता है, उससे पहले मेरा रेजिग्नेशन गवर्नर के पास पहुंच जाता। वो एक गुर्दा होना चाहिए। ये झूठ बोलते हैं कि जी वो पॉलिटिकल पार्टी चिपट गई। ये तो मेला है पॉलिटिकल पार्टीज, यहाँ कितने आते हैं जाते हैं पता नहीं चलता है। इस भीड़ भड़ाके में ये मोहरे हैं जितने ये लीडर है। लीडर होते हैं नरेंद्र मोदी जैसे, जिसके नाम से दुनिया थरथराती, जिसका काम दिखता। पर ये आम मोदी जी को समर्थन देते हैं। जो मोदी जी को समर्थन इस बात पे कि अगर मोदी जी ने ये स्टेबिलिटी नहीं लाई होती तो हमारा देश आज बिखर जाता। जो उन्होंने इकोनॉमी को बूस्ट किया, सारे वर्ल्ड से जो है इकोनॉमी फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने का उन्होंने काम किया। फॉरेन ट्रेवल करना आसान नहीं होता। जो दुनिया कह देती है कि जी घूम रहे हैं, आदमी को और जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड करता है उसको एक एक वर्ड सोच के बोलना होता है। या आम आदमी की तरह नहीं कि वो हवाई जहाज में शराब पी के पड़े हैं और वहां जाके ऐसे घूम रहे हैं। एक एक वर्ड मीटिंग्स के लिए तैयारी करनी होती। आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ टूरिस्ट। जब हम जाते हैं तो हमको वहाँ के जजेस, जिस जज से चीफ जस्टिस से मीटिंग है, किसी के फंक्शन में हम जा रहे हैं, तो वहाँ का सारा रिसर्च करना होता है सो दैट आई कैन मेक प्रॉपर स्पीच, आई कैन रेफर टू देयर important issues. I can ask information from them. When I will be fully aware, then only I can properly hold meeting. Then only the counterpart will understand that I'm a fit person to be the president of International Council of Tourism. विदेश जाना आम आदमी के लिए भी डिफिकल्ट है और इनको इतना ट्रेवल करना और सोच के क्या बात करनी है, क्या फॉरेन इन्वेस्टर्स को हमने लूर करना है किस पॉइंट्स पे, बहुत, या पॉलिटिकल जो हमारे अलाइनमेंट्स होती हैं इंटरनेशनल लेवल पे कैसे, क्योंकि किसी एक कंट्री के हेड से हम बात कर रहे हैं, उसका रिएक्शन दूसरी जगह भी होना, कहाँ तक उस पर अब बात करनी है, ये कोई छोटी बात नहीं है। सर, अभी मोदी जी के बारे में बात कर ही रहे, तो जैसा कि मैं जानता हूँ राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में भी आप शामिल हुए थे। तो बहुत लोगों ने उस वक्त जब राम मंदिर का डिसीजन आया था तब बहुत लोगों ने आरोप लगाया था कि गवर्नमेंट बीजेपी की होने की वजह से कोर्ट ने फैसला एक तरफ दिया है। तो क्या वो जो आरोप था वो उसमें कहीं 1% की भी सच्चाई है? अगर ये होता तो मुसलमानों के पक्ष में कोर्ट ये क्यों बोलती कि इनको जमीन दो और इनको पैसे दो। और जुडिशरी का काम है ना केवल लॉ के हिसाब से चले, पर इस हिसाब से भी चले क्या प्रैक्टिकल है, क्या देश के लिए बेटर है, और जजमेंट हमको कौन सा किस टाइम पास करना है। आपने देखा उस टाइम कि जब गोगोई साहब ने, जो इसमें हेड थे, चीफ जस्टिस थे जी। उन्होंने यूपी के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को सम्मन किया, उनसे बात करी, अपनी चैम्बर बुलाया, उनसे पूछा कि हम जजमेंट कुछ भी हो, क्या आप लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने की पोजीशन में हो या नहीं। ये नहीं कि बिना कुछ तैयारी के आप एकदम ऐसा जजमेंट पास कर दो और लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम ऐसी हो जाए
चीजों को शुरू में ही गर्दन उठने ना दो, वो चीज इजी है। गर्दन एक बार उठ गई, पब्लिक, दो कम्युनिटीज एक दूसरे के सामने खड़े होकर लड़ाई करने लगी, तब उनको रोकना बड़ा मुश्किल, बहुत मुश्किल। इसीलिए प्रिवेंटिव हम डिटेंशन करते हैं। जो बैड करेक्टर होते हैं तो हम उनको, कोई त्योहार आ रहा है, कोई ऐसा इवेंट हो रहा है, तो हमारी पुलिस उन बदमाशों को बुला कर जो शहर के, उनको जेल में बंद कर देती, पुलिस कस्टडी में रख लेती, ताकि इनको बाहर मौका ही मत दो कि ये काम। उसने मौका ही नहीं दिया कि कोई लैंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो जाए। कि पूरी हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस हर जगह प्रॉपर उसमें थी कि अगर कोई माहौल को खराब करने की कोशिश करे तो कर्ब कर दे, उनके गर्दन को काट दे। जब वो सिचुएशन थी तब वो ऑर्डर पास हुआ। इसलिए एक कुत्ता भी नहीं भौंका था, किसी ने चू नहीं करी। इसी तरह 370 का मामला था जी। कश्मीर में, दुनिया कहती थी कि जी कत्लेआम हो जाएगा। बड़े बड़े लीडर्स बोलते थे। हाँ, वो बड़े लीडर भीगी बिल्ली बन गए। हाउस अरेस्ट भी किया था कुछ। हाउस अरेस्ट क्या, हाउस अरेस्ट के खूब खाओ पियो, चू मत करो, गड़बड़ गलत मत फैलाओ, सही बात को बोलो। गलत बोलोगे तो माहौल ठीक रहा। जी। अभी कितना डेमोक्रेसी सक्सेसफुल है। हाँ बीजेपी के ऑपोजिट पार्टी जीती है, जी। परंतु कानून से जीती है, वोट से जीती है। वो भी तारीफ कर रहे हैं आजकल तो। अरे के कोई भी जब अच्छा होगा, मैं वहां गया था, हमने अभी जब ये हुआ पहलगांव का, उससे 10 दिन पहले मैंने लाल चौक पे झंडा फहराया था जी। सारे वर्ल्ड की प्रेस थी। प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ जूरिस्ट जब हमने, और यही मैसेज देना था कि यहाँ पीस है। और मैं कई बार अपने आप को उलाना देता हूँ जी। कि जो मैंने ये कहा था तो वो टेररिस्ट को बड़ी बात चुभी, और वो कि जो मैंने कहा कि आज ये वर्ल्ड को मैसेज जा रहा है कि जब मैं ये झंडा फहरा रहा हूँ, बिना सिक्योरिटी के फहरा रहा हूँ, कम से कम 150 टेलीविजन, अखबार वाले, सोशल मीडिया वाले थे उसको, इवेंट को कवर करने की। तो उसको मुझे लगता है कि मेरे उस चैलेंज को कि भाई ये सारे वर्ल्ड में मैसेज जाएगा कि पीस है, कि उससे जब पीस का मैसेज जाता है तो सारे वर्ल्ड के आदमी और ज्यादा, ये टूरिज्म का एक प्लेस है वो, तो वो ज्यादा घूमने आएंगे। वहाँ के आम जनता को उस टाइम कोई जगह होटल नहीं खाली थे कि जो मैं रह जाऊं। मैं तो सुबह गया था, यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम को हमने अटेंड किया, कश्मीर यूनिवर्सिटी के, फिर मखदूम साहब और हजरत बल दरगाह में गए, फिर हम लाल चौक पे झंडा फहरा, उसके बाद डल लेक पे राउंड लिया और सीधे हम दिल्ली आ, बिना उसके। तो ये मुझे लगता है कि उस चीज को उन्होंने, ये पहलगांव का इंसिडेंट किया कि ये वर्ल्ड में जो मैसेज जा रहा है, और वो खिलाफत कर रहे हैं टेररिस्ट वहां के लोकल आदमियों की, क्योंकि जब ये पीस होती है तो लोकल आदमी को फायदा है जी। उनको धंधा मिलता है, ट्रांसपोर्ट वालों को धंधा मिलता है, होटल वालों को मिलता है, हर एक की प्रोस्पेरिटी होती है। सर आपसे एक सवाल ये था कि कभी ऐसा हुआ है कि आपके किसी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई हो? देखिए, मेरी हर वक्त, मैं राजीव गांधी से लेके नरेंद्र मोदी की सरकार तक भारत सरकार का वकील रहा हूं। जी। वो मेरी कोई वैसी नहीं थी रेस्पॉन्सिबिलिटी कि हर वक्त मुझे हाजिर होना है। वो दोस्तों स्पेसिफिक केस अलॉट होता है तो हम हाजिर होते हैं, परंतु मैं 4 स्टेट का एडिशनल एडवोकेट जनरल था। मुलायम सिंह जी की उत्तर प्रदेश सरकार का, प्रकाश सिंह बादल की पंजाब सरकार का, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की हरियाणा सरकार का, और जो प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर हैं अभी तमिलनाडु के, इनके फादर
करुणानिधि जी की सरकार का मैं एडिशनल एडवोकेट जनरल था। परंतु क्योंकि मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ ज्यूरिस्ट, चेयरमैन ऑफ ऑल इंडिया बार एसोसिएशन, और भी इतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मेरे को वर्ल्ड वाइड ट्रैवल करना पड़ता है। जजेस से बात करनी होती है, बार एसोसिएशन से बात करनी है, बार काउंसिल से बात करनी है, यूनिवर्सिटीज हैं, लॉ यूनिवर्सिटीज, उनको बुलाते हैं। तो मेरी ये कंडीशन थी कि मेरे को छुट्टी लेने की इजाज़त नहीं लेनी होगी। मैं कभी भी विदेश जाऊं, हिंदुस्तान में जाऊं, मेरे को एग्जम्प्ट रखिए कि मेरे को आप इजाज़त दोगे, मैं अप्लाई करूँगा। कब आप इजाज़त दोगे, मैं वो नहीं, अपनी मर्जी से मैं जाऊँगा। दिस शुड बी मेड, आई मेड इट वेरी क्लियर एंड आई एम प्राउड and I'm thankful to the Chief Minister. They fully agreed. They have told what whenever you want to go, you are at liberty. So मेरी ये कोई प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि गवर्नमेंट वर so much kind to me. They accepted my request, and wherever I wanted to go in India and abroad for any official meeting, I have not felt any difficulties. सर कभी ऐसा हुआ कि आपकी लॉ लाइफ में कोई ऐसा केस अभी आपकी लॉ लाइफ में रहा हो जिसको आप अभी तक नहीं भूले हो और वो हमेशा याद ही रहेगा, कोई ऐसा केस? देखिए, हम दुनिया भर के केस, और सरकारी में तो हमको इतने एक्ट्स और ये जो हमें जिंदगी में पहले पता नहीं होता था, वो जब केस आता है तब पता चलता था। जी। परंतु एक केस जो विच चेंज्ड, आई वाज in Rohtak that time, and I dealt with a MACT case of the death in motor accident of my friend. Okay. उसमें उस टाइम 11,000 रुपये फीस ली, और वो बोले कि इसके पेरेंट्स कि जी जब जो पैसे मिले उसमें से 10% आप रख लीजिएगा। तो हमने वो जितवा दिया, उसमें ऑर्डर हो गया, और उसके बाद जब वो बाकी पैसे उसमें 10% दे के गए, आई शिफ्टेड टू दिल्ली, पटियाला। उसमें मेरी कार में वो बैग में मैंने रख दिए। किसी ने शीशा तोड़कर वो बैग निकाल लिया और वो पैसे चले गए। रात को सपने में वो लड़का मेरा दोस्त दिखाई दिया और बोला, आदेश तू मेरे मरने के पैसे खाएगा। उस दिन से मैंने MACT के केस ही लेने बंद कर दिए। इट वॉज अ रियल इंसिडेंस। मतलब बात कितनी चुभने वाली है कि उसके मरने के पैसे उसका दोस्त खा रहा है। मैं मेहनत के थे, ये नहीं कि मैंने को चुराए या वो, परंतु दैट हर्ट मी। सर एक आखिरी आपसे बात करना चाहेंगे हम। आप बहुत एक सीनियर लीडर रहे हैं, आपने एक लेगेसी बनाई है अपनी, तो आपको फॉलो करने वाले बहुत सारे यूथ लीडर्स, यूथ जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए कुछ एक परामर्श आप देना चाहेंगे? हमेशा सिंसियरिटी से काम करें, क्लाइंट के साथ धोखा नहीं दें। शुरू में डिफिकल्टी हो सकती है, परंतु किसी दूसरी पार्टी से नहीं मिलें। विद इन नेवर चीट। जो चीज तैयारी जब केस आए तो पूरी मेहनत करें, जीत सक्सेसफुल लाइफ हमारी होगी। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके, और अगले एपिसोड में हम मिलेंगे किसी दूसरे बड़े व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए राष्ट्र की बात।